गुड इवनिंग मित्रों, आप सभी मित्रों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 12th की फिजिक्स में महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा 2023 की श्रृंखला में आज लास्ट पार्ट अर्धचालक या सेमीकंडक्टर का अध्ययन करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिशन 6/6। मिशन 6/6 का अर्थ है कि इस टॉपिक में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मिशन 6/6 में देखिए 3 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आएगा पहले का 7 नंबर का और वो भी होगा आपका नॉलेज संबंधित, ज्ञान संबंधित। यह आपका 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और तीसरे का 8वां होगा जो कौशल पर डिपेंड करेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखा होगा, यदि और पिछले वाले पेपर देखे होंगे तो आपको मालूम है कि इसमें गेट संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। सत्यता सारणी बनाइए, निम्नलिखित में कौन से गेट का चित्र है, कौन से गेट की सत्यता सारणी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बोर्ड परीक्षा 2023 12th फिजिक्स का अंतिम प्रश्न है वो है 20वां। उसके 3 पार्ट होंगे, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का। 1 नंबर का जो होगा वो ज्ञान का होगा, अर्थात इसमें परिभाषा पूछ जाएगी। और जो 2 नंबर का होगा अवबोध होगा, इसमें सूत्र व्युत्पन्न करवा सकता है, चित्र बनवा सकता है, सिद्धांत पूछ सकता है। और 1 नंबर का पुनः चित्र संबंधित होगा कौशल का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के 7 का, जिसके लिए संभावित प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके संयोजी बेंड व चालन बेंड लगभग अति व्यापन की स्थिति में होते हैं वे होते हैं। जब संयोजी बेंड और चालन बेंड अति व्यापन की स्थिति में होती है तो वहां पर हम जानते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, अर्थात डेल ईजी का मान 0 होता है। जब डेल ईजी का मान 0 होता है तो वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा चालक, क्योंकि चालकों के लिए डेल ईजी का मान 0 होता है, अर्थात संयोजी बेंड और चालन बेंड अति व्यापन की स्थिति में होते हैं। सेकंड है, अर्धचालकों में चालन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अर्धचालक में चालन धनावेश वाहक की वजह से भी होता है और ऋणावेश वाहक की वजह से भी होता है। ये धनात्मक आवेश वाहक होते हैं जिन्हें हम वीवर भी कहते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो, अब धनावेश में वीवर और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये क्या होते हैं? द्विध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? द्विध्रुवीय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, परम शून्यता पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन। देखो, नेज जर्मेनियम और जो नेज सिलिकॉन है इन्हें कहते हैं हम शुद्ध अर्धचालक। ये क्या है आपके? नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है। अब इन शुद्ध अर्धचालकों का भी किस ताप पर? परम शून्य ताप पर, अर्थात 0 डिग्री केल्विन पर। 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन आदर्श कुचालक की भांति कार्य करते हैं। परम शून्य ताप पर या 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन आदर्श कुचालक की भांति कार्य करते हैं। कुचालक में संयोजकता बेंड और चालन बेंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। तो थोड़ा सा हम इसमें डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कुचालक होते हैं, कुचालक में संयोजकता बेंड और चालन बेंड का ऊर्जा अंतराल डेल ई जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और चालक में अभी हमने देखा था कि संयोजकता बेंड और चालक बेंड का अंतराल 0 होता है। और अर्धचालक में
देखो शुद्ध अर्धचालक में डेल Eg का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जैसे कुछ उदाहरण है इसके, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए डेल Eg का मान होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए डेल Eg का मान होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें देखो, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये तो है नहीं भाई मैंने ये ही क्वेश्चन लिख दिया और ये ही क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2023 में आ जाएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है, तो आप इन पर भी ध्यान देना है। फिर बाद में मत कहना कि सर आपने जो लिखा नहीं आया, परंतु जो मैंने ये बताया उसमें भी आ गया है, तो वो भी आया हुआ माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कुचालक में भी जो हीरा होता है, हीरे के लिए संयोजकता बैंड और चालक बैंड का अंतराल डेल Eg का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब यहां पर दो आंसर आपके हो गए, डेल Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल Eg 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परंतु प्रश्न में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दे रखा है, इसलिए कुचालक के लिए कौन सा वर्जित अंतराल होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कौन सा जाएगा? ब। यदि आपके आंसर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो वही आंसर होता, चाहे 3 भी होता तब भी इसके आने से वही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नग्राही देखो हम ये जानते हैं कि जो नए शुद्ध अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक जैसे आपके जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इन शुद्ध अर्धचालकों में जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं, अब ये अशुद्धियां भी दो प्रकार की होती हैं, त्रिसंयोजी और पंचम संयोजी। अब जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 4 संयोजकता होती है, उनके बाह्यतम कोश में क्या होती है? 4 संयोजकता होती है। और त्रिसंयोजक संयोजकता 3 होगी और पंचम संयोजकी संयोजकता +5 होगी। अब जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग। अब जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, अब जैसे मान लो कि ये त्रिसंयोजी अशुद्धि को उदाहरण में बता रहा हूं आपको, 2-4 उदाहरण। जैसे आपका बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, थेलियम है, ईडियम है, इसे हम कहते हैं बोरोन। ये आप हो जाएगा एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा गैलियम, ये हो जाएगा थेलियम, और इसका जो नाम है वो जाएगा इंडियम। अब आप देख रहे हो बोरोन के अलावा सब में यम है। अब जिन्हें भी यम आता है उनके बाह्यतम कोश में 3 संयोजकता होती है। अब देखो जब त्रिसंयोजी को हम 4 संयोजी में मिलाते हैं तो इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए एक संयोजक की आवश्यकता और पड़ती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और पड़ती है। तो यानी कि जब आवश्यकता पड़ती है, यानी ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? ग्राही अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं?
ग्राही अशुद्धि। और ये आपकी ग्राही अशुद्धि होती है वो एक प्रकार से पी प्रकार के अपमिश्रण से आती है। पी प्रकार का अपमिश्रण, ग्राही अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? पी प्रकार का अपमिश्रण या पी प्रकार के अर्धचालक। तो देखो यहाँ एक छोटे से प्रश्न में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई है। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उसे ग्राही अशुद्धियाँ भी कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, पी प्रकार का अपमिश्रण भी कहते हैं। अपमिश्रण मतलब है अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाते हैं उसे अपमिश्रण भी कहते हैं, उसे डोपिंग भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में पंचम प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और अब की बार हम 5 संयोजकता वाला मिला रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि ये क्या है? दाता अशुद्धियां। दाता अशुद्धियां जैसे आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एंटीमनी। आर्सेनिक, फॉस्फोरस और ये हो जाएगी आपकी एंटीमनी। ये क्या है? पंचम संयोजी अशुद्धियां हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इन्हें? दाता अशुद्धि कहते हैं। या इन्हें कहते हैं एन प्रकार के अपमिश्रक। एन प्रकार के अपमिश्रण या एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, देखो हमारी ग्राही अशुद्धियां हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, थेलियम और इंडियम। तो यहाँ पर यम यम कहाँ से आ रहा है? यम यम या गैलियम आ रहा है। तो ये क्या है? ग्राही अशुद्धियां हैं। और देखो ये आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये तीनों कौन सी अशुद्धियां हैं? दाता अशुद्धियां हैं। दाता अशुद्धियां हैं, दाता अशुद्धियां हैं। और गैलियम क्या है? ग्राही अशुद्धियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी देखो इसी में आ गया है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं। देखो पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही अशुद्धियां होती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो यहाँ पर यह होल बनते हैं। इन होल को हम कोटर भी कहते हैं। इन होल को हम क्या कहते हैं? कोटर। तो आंसर क्या होगा? होल या कोटर। होल या कोटर। कोटर आएगा तो भी आंसर होगा, होल आएगा तब भी आंसर होगा। पी प्रकार के अर्धचालक को बहुसंख्य आवेश वाहक होते हैं। इन्हें धनावेश आवेश वाहक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश वाहक। देखो आप होल कह दीजिए, कोटर कह दीजिए, धनात्मक आवेश वाहक कह दीजिए, सारी चीजें एक ही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए BSc बोर्ड 2023 के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स में 56x56 लाकर RBC बोर्ड 2023 में इसको फोड़ सकते हैं और अपना झंडा कायम कर सकते हैं। तो इसी क्रम में लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8 संलग्न चित्र में धारा का मान होगा है। क्वेश्चन 3 का 8 धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब देखो धारा इधर बह रही है आपकी उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट की ओर, अर्थात N से P की ओर बह रही है। तो डायोड में धारा, डायोड में धारा N से P की ओर प्रवाहित है, अतः डायोड पक्ष वोइस के रूप में कार्य कर रहा है, रूप में कार्य कर रहा है। और हम जानते हैं कि पक्ष वोइस में धारा का मान 0 होता है। पक्ष या उत्क्रम वोइस या पक्ष वोइस
पश्चिम वॉइस में धारा का मान 0 होता है। ये आपका आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू है, तो निर्गत धारा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखो, आपके लिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। यह आपकी है निवेशी वोल्टता VI, और ये मान लेते हैं हमारी है निर्गत वोल्टता V0। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा में जो निवेशी वोल्टता होती है या धारा होती है, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है और अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल बाद में दोहराता है। तो यहाँ प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, या प्लस है। परंतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ये धारा इस प्रकार होती है। और अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यहाँ पे धारा होगी या वोल्टता होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर नहीं होगी। यानी कि ये एक एक खाने एक एक अंतराल में हटा देने हैं। तो ये क्या जाएगा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टता के लिए ग्राफ। यदि हम ये हटा दें, ये हटा दें और ये हटा दें, तो क्या हो जाएगा, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टता का डायग्राम। और निवेशी वोल्टता के लिए यही रहेगा हमेशा। अब आप यह देख रहे हो, एक चक्कर में आवृत्ति न्यू है, और ये ये बड़ा मैंने खींच दिया, एक चक्कर यहीं पे हो गया, और इसमें एक चक्कर के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एक चक्कर यहीं समाप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी आवृत्ति बराबर 2 गुना, यह मैंने गलत वर्ड लिख दिया है, निर्गत आवृत्ति बराबर 2 गुना निवेशी आवृत्ति, 2 गुना निवेशी आवृत्ति। तो निवेशी आवृत्ति कितनी है, प्रश्न में हमें निवेशी आवृत्ति रखी है न्यू, तो क्या हो जाएगी, ट्यू न्यू। अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2 न्यू। अतः निर्गत धारा की आवृत्ति बराबर 2 न्यू। यह हमारा आंसर हो चुका है। गेट, गेट 2 प्रकार के होते हैं, अनुरूप गेट और तार्किक गेट। इन्हें हम बोलते हैं एनालॉग गेट और इन्हें बोलते हैं लॉजिक गेट। तो यहां केवल हम लॉजिक गेट का अध्ययन करेंगे। लॉजिक गेट का मतलब है 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेतों को किसी संक्रिया द्वारा निर्गत संकेत प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, तार्किक गेट कहते हैं। तार्किक गेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। तार्किक गेट आपके पुनः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। जो संकेत हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम द्विआधारी अंक, द्विआधारी
अंक। और हमारे फिजिक्स और गणित में द्विआधारी अंक 0 है या 1 है। अब 0 कब होगा? यदि हम निवेशी संकेत में और निर्गत संकेत जब स्विच ऑन है तो निवेश संकेत क्या होगा? 1। और जब स्विच ऑफ है तो निवेश संकेत क्या होगा? 0। अब ये कोई सा भी हो, चाहे और गेट हो, एंड गेट हो, नॉट गेट हो, निवेश संकेत के लिए स्विच ऑन है 1, स्विच ऑफ है 0। और निर्गत संकेत के लिए आपका बल्ब जलता है तो 1, बल्ब नहीं जलता है तो संकेत क्या होगा? 0। ये निर्गत संकेत भी इन तीनों गेटों में लागू होते हैं, तो इस बात को आप अवश्य याद रखें। अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं और गेट का। देखो, सबसे पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं। और गेट का डायग्राम इस प्रकार का होता है। ये आपका क्या है? और गेट का डायग्राम है। ये क्या है? और गेट का डायग्राम है। निवेश संकेत A और B हैं और निर्गेश संकेत Y हैं। अब देखो इसका बूलिय व्यंजक y इक्वल टू जाएगा a प्लस बी। जब निर्गत संकेतों को a प्लस बी के रूप में लिखने की प्रक्रिया से निवेश संकेत a प्लस बी को निवेश संकेत y के रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या है? और गेट है। ये तो हो गया इसका ब्यूलिय व्यंजक। दूसरी इसकी सत्यता सारणी, ट्रू टेबल। कई बार प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित सत्यता सारणी किस गेट की है, या ये सूत्र किस गेट का है। तो देखो हम यहां पर निवेशी संकेत A और B ले लेते हैं और यहां पर जाएगा निर्गत संकेत। तो ये टेबल आपकी इस प्रकार हो जाएगी। देखो, इसमें हम समझने के लिए एक छोटा सा और प्रयोग करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ताकि इसको आपको इजीली समझ में आएगा। ये कोई बल्ब लगा हुआ है, इसमें एक परिपथ यहां लगा हुआ है, इसके समांतर क्रम में एक परिपथ और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। अब देखो यहां पर कुंजी K1 और एक कुंजी K2 दोनों खुले हैं। जब इस सेल से धारा प्रवाहित होगी तो कुंजी K1 और K2 खुले होने पर बल्ब नहीं जलेगा। दोनों संकेत खुले हैं यानी स्विच ऑफ है, तो ऑफ के लिए क्या लिखेंगे? 0 0। और निवेश संकेत क्या है? Y, यानी दोनों संकेत को खुला रखने से बल्ब नहीं जलता है, तो क्या आएगा संकेत? 0। फिर मैं कुंजी K1 लगा देता हूं। अब कुंजी K2 खुली है तो पहला स्विच तो क्या है? ऑन है तो 1, दूसरा ऑफ है तो 0। अब देखो इसको ऑन करने पर ये जलता है, इसलिए निरीक्षण किया जाएगा 1। दूसरा, अब मैं इसको ऑफ करता हूं, इसको ऑन करता हूं, तो ये तो आपका हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन। इस कंडीशन में क्या होगा? बल्ब जलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये भी 1। अब जब दोनों में स्विच ऑन कर देता हूं तो दोनों की ऑन करने की 1 1, दोनों को ऑन करेंगे तब भी बल्ब जलेगा, इसलिए 1। तो ये क्या हो गई? और गेट की सत्यता सारणी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें निर्गत संकेत 0 होता है।
तो आंसर होता है जब दोनों शून्य हो, जब एक शून्य और एक अशून्य हो, जब दोनों एक हो, इनमें से कोई नहीं। तो और गेट में शून्य, निर्गत संकेत शून्य कब होता है? जब दोनों शून्य होते हैं। अब सेकंड नंबर में जो आता है वो है आपका एंड गेट। एंड गेट का जो चित्र होता है उसका ये इस प्रकार डायग्राम होता है। इसमें भी दो ही निवेशी संकेत होते हैं और एक होता है इसमें निर्गत संकेत y। इसके लिए बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू a डॉट b। और जो डायग्राम है वो आपका इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे में कन्वर्ट करता हूँ सत्य सारणी को। इसकी सत्य सारणी बूलियन व्यंजक आपका हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b। जब मैं दोनों स्विच ऑफ रखता हूं तो 0 0 आएगा, तो बल्ब जलेगा नहीं, तो यहाँ भी 0 ही आएगा। अब जब मान लो कि K1 में मैं स्विच ऑन कर देता हूँ और K2 में ऑफ करता हूँ, तब आपकी ये स्थिति आएगी, तब भी बल्ब नहीं जलेगा, तो यहाँ क्या जाएगा 0। तीसरी स्थिति, यहाँ पे ऑफ कर दूँ, यहाँ पे ऑन कर दूँ, तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से धारा डिस्कनेक्ट है। तो भी क्या आएगा 0। दोनों को ऑन कर दूं तो दोनों में 1 1 आएगा। अब बल्ब जल जाएगा तो क्या जाएगा 1। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें निर्गत संकेत 1 होता है? दोनों शून्य हो, एक शून्य और एक अशून्य हो, दोनों 1 हो, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत संकेत 1 कब होगा? जब एंड गेट होगा और दोनों निर्गत संकेत क्या होंगे? 1 होंगे। तीसरा और अंतिम है और गेट। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर और गेट। और गेट में एक निवेश संकेत होता है और एक ही निर्गत संकेत होता है, और इसका डायग्राम इस प्रकार होता है। देखो और गेट नहीं बोल रहा, नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। अब यहां पर देखो, इसकी जो सत्य सारणी होगी, एक निवेश संकेत है। क्या है? एक ही निवेश संकेत है। इनपुट एक है, आउटपुट देखो, इनपुट को ए मान ले तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, तो आउटपुट क्या होगा? 0 के ऊपर बार। इसका देखो बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू a बार। ये तो हो गया इसका बूलियन व्यंजक। अब y का मान लिखा, 0 का बार क्या होता है 1 और 1 का बार क्या होता है 0। नॉट गेट में उल्टा होता है, और निर्गत निकालने के लिए निवेशी का बार लगा देते हैं, और बार क्या होता है, ये 0 पे बार है तो 1 होगा और 1 पे बार है तो 0 होगा। गेट कहते हैं। गेटों के संयोजन से प्राप्त गेटों को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, नोर गेट और नैंड गेट। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से सार्वत्रिक गेट हैं। यदि ये दोनों आ रहे हैं तो दोनों ही आंसर होंगे, और इनमें से कोई एक आ रहा है तो एक आंसर होगा। अब देखो नोर गेट क्या होता है। देखो सबसे पहले बनाइए आप और गेट का चित्र, और गेट का चित्र आप जानते हो इस प्रकार का होता है।
यदि OR गेट के निर्गत संकेतों को नॉट गेट का निवेशी संकेत बना दें, यदि OR गेट के निर्गत संकेतों को नॉट गेट का निवेशी संकेत बना दें तो प्राप्त गेट को हम क्या कहते हैं? नोर गेट कहते हैं। देखो ये OR गेट का निर्गत संकेत क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a प्लस बी। तो y डिस बराबर हो जाएगा, ये निवेश संकेत है नोट गेट का, तो a प्लस बी के ऊपर बार। अब यदि मैं सत्यता सारणी बनाऊं तो a b और a प्लस बी अर्थात y और y डेक्स अर्थात a प्लस बी के ऊपर बार। तो हम जानते हैं कि 0 0 होते हैं, ये 1 0 और ये 0 1 और 1 1। तो ये भी हम जानते हैं OR गेट से सारणी ये 0 होता है, ये 1 और ये भी 1 होता है। अब देखो इसका बार लिखेंगे तो 0 का बार तो क्या जाएगा 1, 1 का बार 0 0 और 0। ये आप क्या हो गई, इसकी ट्रू टेबल हो गई है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित सत्यता सारणी कौन से गेट की है? तो ये कौन से गेट की है? नोर गेट की है। अब यदि हम नंद गेट की बात करें, नैंड गेट की बात करें, तो नैंड गेट में एंड गेट का चित्र बना लीजिए। तो नैंड गेट का चित्र इस प्रकार होता है, इसमें दो निवेशी संकेत होते हैं a और b और एक निर्गत संकेत y होता है, y बराबर होता है a डॉट b। एंड गेट के निर्गत संकेतों को नोट गेट का निवेश संकेत बना दें तो प्राप्त निर्गत संकेतों को हम क्या कहते हैं? नैंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नैंड गेट कहते हैं। अर्थात ये हो जाएगा y डिस बराबर a डॉट b का बार, a डॉट b का बार। यदि यहाँ पर इसको हम सत्य सारणी बनाए तो यहाँ पर क्या जाएगा a डॉट b और यहाँ पर क्या जाएगा a डॉट b का बार। तो a डॉट b क्या आएगा? 0, ये भी 0 आएगा आपका, ये भी 0 आएगा और ये 1 आएगा। तो ये तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1 और 1 का बार 0। तो ये क्या हो गई? नैंड गेट की सत्यता सारणी हो गई है। पहला क्वेश्चन है, दृष्ट कार्य किसे कहते हैं? अर्ध तरंग और या पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य का चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि समझाइए। निवेशी प्रत्यावर्त धारा तथा निर्गत वोल्टता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। देखो इस प्रश्न में जो अर्ध तरंग दृष्ट कार्य होता है उसमें हम ये जानते हैं कि निवेशी जो वोल्टता होती है वो दोनों में ही क्या होती है? समान होती है, चाहे वो अर्ध तरंग दृष्टकारी हो चाहे पूर्ण तरंग दृष्टकारी हो। और उसके लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अभी हमने देखा था। और जो निर्गत वोल्टता है अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए, अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए निर्गत वोल्टता इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। अब देखो यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी हो तो इसमें क्या हो जाएगी? ये पूर्ण हो जाती है, ये भी कंप्लीट हो जाती है, ये भी कंप्लीट हो जाती है। इसका यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर होता है और इसमें यहाँ तक पूर्ण तरंग दृष्टकारी में ये पूरा एक चक्कर का मान हो गया है। तो कई बार प्रश्न में ये ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित के बारे में समझाइए, तो ये आपको पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में समझाना है। और यदि मैं यहाँ से ये हटा दूँ, इसके बारे में समझाइए, तो क्या बताना है? अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में समझाना है। इसका अथवा है पीएन संधि डायोड का निर्माण किस प्रकार करते हैं? संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति की प्राथमिक व्यवस्था का नामक चित्र बनाकर समझाइए। अग्र एवं पश्च अभिनति में अभिनति वोल्टता तथा धारा के मध्य संबंध भी समझाइए। ये आपका कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियां क्या हैं? सोलर सेल बनाते समय विशेष अर्धचालक पदार्थ गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का चयन क्यों करते हैं? चित्र बनाकर कारण स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है बेड संरचना के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों को कैसे विभेद करोगे? ये हमने बहुत बार इसका प्रयास कर लिया है। ताप वृद्धि होने पर अर्धचालकों की बैंड संरचना में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। डियर स्टूडेंट्स, ताप बढ़ाने पर, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर
प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। आप ये भी जानते हो ये कि इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता Ne ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन सांद्रता NH, यानी कि तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है और ये होलो की सांद्रता है। जब इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज़्यादा होती है और होलो की सांद्रता कम होती है तो इसे हम कहते हैं N प्रकार का अर्धचालक। और जब उल्टा हो, इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कम हो और होलो की सांद्रता अधिक हो तो इसे हम कहेंगे P प्रकार का अर्धचालक। और जब इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता और होलों की सांद्रता बराबर होती है तो हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक। अब यहां पर हम ताप वृद्धि होने पर अर्धचालकों की बात करें तो वो P भी हो सकता है, N भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, परंतु हमने एक बात लिखी है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कक्षा 12th की फिजिक्स की हिंदी मीडियम की 1 से लेकर 14 पाठों के ब्लूप्रिंट के आधार पर और पिछले प्रश्नों को आधार मानते हुए और मेरे अनुभव को सम्मिलित करते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला तैयार करी है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको 99.9% मेरे इम्पोर्टेंट बोर्ड प्रश्न 2023 में ही मिलेंगे। धन्यवाद।